गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिसको हम कहेंगे आईपीएस। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह लग रहा होगा कि आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज, बट एसएसबी में आईपीएस का क्या योगदान है, क्या महत्व है? तो जो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीएस का मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल से। जी हां, इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी कैंडिडेट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए अपीयर हुए हैं उनको अपना डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके पीछे के जो कारण पाए जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा जो कारण पाया गया वो था इंटरपर्सनल स्किल्स। कैंडिडेट्स की इंटरपर्सनल स्किल्स अप टू द मार्क नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग ग्रुप में या कम्युनिकेट करते समय या एसएसबी के दौरान जो परफॉर्म करते हैं उस परफॉर्मेंस पे इसका बिल्कुल प्रभाव दिखता है। इंटरपर्सनल स्किल्स क्योंकि देखिए क्यों ये जरूरी है। पहली बात तो ऐसे समझिए कि आप एक बबल में नहीं रहते हैं, आप सिर्फ अपने दायरे में नहीं रहते हैं। जैसा कि साधारण तौर पर हिंदी में कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि आपको इस समाज में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, और वहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है। व्हेन यू लुक फॉर योर करियर इन दिस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो यहां पर आपको भारतीय सेना 12 लाख की सेना है, और अगर 12 साढ़े 12 लाख लोगों के बीच में किसी ऑफिसर की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन में वैसे भी अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को सुधार सकते हैं, या इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए अगर बिल्ड करना है अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स तो किन चीजों के ऊपर आपको अपनी डे टू डे लाइफ में काम करना होगा। एसएसबी के हर भाग में, चाहे वो साइकोलॉजी का टेस्ट हो, क्योंकि साइकोलॉजी टेस्ट में जब पहला ही टेस्ट आता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट आपके अनकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशंस का टेस्ट होता है, और यहां पर एक चीज आती है योर सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन, मतलब किसी कैंडिडेट की सामाजिक संबद्धता और व्यक्तिगत संबंधों को उस कैंडिडेट ने कैसे जिया है। इन दोनों विषयों के जो एक्सट्रैक्शंस हैं वो आपके टीएटी के अंदर बड़े आसानी से निकल करके आते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स टीएटी में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। दूसरी ऐसी चीज आती है जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं तो आप एक सीनियर ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट है उस सिलेक्शन बोर्ड के, उनसे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, और जब आप किसी व्यक्ति से इंटरैक्ट करते हैं तो भी इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। देयर यू नो व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक। तो इस प्रकार की जब चीजें आपके सामने आती हैं तो फिर इसके ऊपर भी आपको इसका योगदान दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका बहुत साफ और बड़ा योगदान आपको ग्रुप एक्टिविटीज में देखने को मिलता है जो कि जीटीओ की प्रोसेस होती है। इट मींस इंटरपर्सनल स्किल अगर आप नहीं बिल्ड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ जीटीओ प्रोसेस खराब होगा, आपके तीनों प्रोसेस, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपका पर्सनल इंटरव्यू और आपकी जीटीओ प्रोसेस सभी प्रभावित होती हैं एक खराब इंटरपर्सनल स्किल्स के चलते। जैसा मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 9 वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी कैंडिडेट को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बिल्ड करने चाहिए फॉर हैविंग अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। पहली ऐसी चीज आती है इंटरपर्सनल स्किल्स में योर कम्युनिकेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, पहली बात तो देखिए कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा अपने दायरे से बाहर निकलें, बहुत इंट्रोवर्ट होकर के ना जिएं। जब आप एक्सट्रोवर्ट बनेंगे तो फिर आप अपने व्यूज दूसरों के साथ, अपने ओपिनियन दूसरों के साथ शेयर करेंगे। जब तक आप अपने मन में विचारों को रखेंगे तब तक वो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है।
तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा योगदान प्ले करता है एक बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्ड करने में। और कम्युनिकेशन में आपका वर्बल, नॉन वर्बल दोनों फैक्टर इसमें बराबरी से देखे जाते हैं। मतलब आपकी शारीरिक भाषा कैसी रहती है और आपके बातचीत कैसी रहती है, कैसे शब्दों का चयन करते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरपर्सनल स्किल्स में एक और चीज जो कम्युनिकेशन में जोड़ी जाती है, दैट इज योर लिसनिंग फैक्टर। कैसे आप लोगों को सुनते हैं, कितना अटेंटिवली सुनते हैं, ताकि आप उनके बोले हुई बातों को इंटरप्रिटेट कर पाएं और फिर उस अनुसार उनके मुताबिक आप कम्युनिकेट कर पाएं। सो योर वर्बल कम्युनिकेशन, योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड योर लिसनिंग फैक्टर, ये तीनों एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं, तो भी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। आप सिर्फ सुनते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं दिखती हैं। और जब आप बोलते हैं उस समय आपकी शारीरिक भाषा आपके वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती है, या जब आप सुनते भी हैं तो बड़े अलग बॉडी लैंग्वेज के साथ सुनते हैं। मतलब माथे पे फ्रिल्स डाल करके, आंखें सिकोड़ करके सुनते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे अपनी शारीरिक भाषा से दिखाते हैं कि आप जिसको सुन रहे हैं उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके इंटरपर्सनल स्किल्स पर प्रभाव डालती हैं। दूसरी ऐसी चीज आती है एम्पैथी। अब सिंपैथी होना ये एक अलग चीज है। सिंपैथी दया का भाव होता है, जो लोग परेशानी में हैं उनके प्रति सिंपैथी रखी जाती है। लेकिन एम्पैथी जो है ये एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसका मतलब है जब आप ग्रुप में काम करें या किसी से भी बातचीत करें तो बहुत प्रेजुडाइज ना हो जाएं कि आप पहले से ही सही और गलत का फैसला करने लग जाते हैं कि इनका ये काम ठीक नहीं है, इनकी ये बात सही नहीं है। इस प्रकार से जब आप पहले से डिसाइड करते हैं, लेकिन एम्पैथी जब होती है तो इसका मतलब है कि इसमें आपकी संवेदनाएं शामिल होती हैं। आप दूसरे व्यक्ति को सुनते समय या उनके काम को देखते समय ये पहले तय करें कि अगर इस व्यक्ति की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। आप अपने आप को उसमें शामिल ही नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जो बात कह रहा होता है या जो काम कर रहा होता है, अगर आप उसकी जगह अपने आप को रख करके देखते तो शायद आप भी वही काम कर रहे होते। लेकिन ये कंपटीशन, आपको सिलेक्शन का इतना दबाव दिखता है, अपने सिलेक्शन की इतनी जल्दबाजी होती है कि आपके अंदर एम्पैथी जैसी कोई चीज दिखती नहीं है। आप पहले से ही नकारात्मक विचारों के साथ आए होते हैं कि किसी ने कोई बात कही है तो फॉर श्योर वो गलत होगी और मैं ही हमेशा सही होऊंगा। ऐसी भाव जब आपके मन में आते हैं तो ये एम्पैथी को नीचे ले जाता है। तीसरी ऐसी चीज जो आपको इसमें मदद करेगी वो है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब है जो भी बात आप कहें वो बड़े निश्चित हो और बड़े ही एक्सेप्टेंस लेवल को हाई रखते हुए। मतलब इवन इफ यू हैव सम डिफरेंसेस, अगर आपके अंदर वो डिफरेंसेस भी हैं तो भी आप उसको बड़े सहज तरीके से, बड़े पॉजिटिव तरीके से उन डिफरेंसेस को रखते हैं। अगर आपको किसी के विचार अच्छे लगते हैं, किसी का काम अच्छा लगता है तो उसको तहे दिल से स्वीकार करते हैं। मतलब ऊपरी मन से आप हाँ नहीं कहते हैं, आपकी आत्मा में गहराइयों से उसके लिए एक एक्सेप्टेंस दिखाई देती है। जब आप इतना क्लियर होते हैं अपने विजन को लेकर के कि यस दिस पॉइंट इज वेरी वैलिड, या ये जो बात कही है गई है ये बात बिल्कुल सही है और इसको मैं अपने तहे दिल से स्वीकार करता हूं, ये आपके एक्सेप्टेंस लेवल को बेहतर दिखाता है। असर्टिवनेस के नाम पर लोग ऊपरी मन से तो हाँ कह रहे होते हैं एसएसबी में, मगर उनकी गहराइयों में, उनके विचारों में कहीं ना कहीं वो नकारात्मक होती है। या फिर आप मान लीजिए कि वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो एक्सेप्टेंस नहीं दिखता है और शब्दों में एक्सेप्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। यहां पर जो भी आप किसी को एडमायर करें तो पूरे मन से एडमायर कर सकते हैं। अगर आप किसी से डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो अपने ओपिनियन को थोड़ा पोलाइटली और थोड़ा पॉजिटिव तरीके से रखने की कोशिश करें। दैट इज असर्टिवनेस।
चौथी ऐसी चीज आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, कभी भी देखो जब आप लोगों के बीच में रहते हो तो आपका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहता है, आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इस प्रकार के सभी इंटेलिजेंस जब इसमें शामिल होते हैं। बट इसमें हम बात करेंगे सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर इमोशंस एज वेल एज to understand the emotions of other people working with you or speaking to you। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो दूसरों की भावनाओं को समझ पाएं, दूसरे के भाव क्या कहना चाहते हैं, वो वाकई क्या कहना चाहते हैं, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश किया करें जब आप किसी से बातचीत करते हैं या जब इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी बनाना चाहते हैं तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होना चाहिए। पांचवी ऐसी चीज आती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो whenever you are having a different opinion or you find some difference in a group, so how do you resolve this conflict? ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आग लगी है तो आपके पास दो प्रकार का काम होता है। एक, या तो उस आग में आप घी की तरह काम कर सकते हैं या फिर आप उस आग में पानी की तरह काम कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आग में पानी की तरह काम करना सिखाता है कि आप ग्रुप के डिफरेंसेस को, लोगों के डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना जानते हैं, ना कि उन्हें बढ़ावा देते हैं। बहुत आर्गुमेंटेटिव हो जाओगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। जितना बहस करोगे उतना ही ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। और जब आप बहस की बजाय इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करते हो, इट मींस व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग इंफॉर्मेटिव, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म कर पाते हैं और आप अपनी बात को जल्दी रख पाते हैं। सिक्स्थ सच पॉइंट इज परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या होता है? समझाना बुझाना। अगर आपको अपनी बात रखनी है, पहली बात तो बहुत क्लैरिटी के साथ रखें, और जो आप बात कहना चाहते हैं उसको आप कैसे समझाते हैं लोगों को। अगर आप 10 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं मानता है तो एट अ पॉइंट ये माना जा सकता है कि उस इंडिविजुअल में कोई कमी थी, शायद वो आपकी बात को नहीं समझ पाया। मगर जब मेजॉरिटी ऑफ लोग उस ग्रुप में, मान लीजिए 10 लोगों से आप बात कर रहे हैं और 10 के 10 आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या 10 में से 5 लोग आपकी बात ना समझ पाए, तो फिर गलती उन 5 या 10 लोगों में नहीं होती है, फिर गलती हमेशा हमारे खुद के अंदर होती है। पहले फिर अपनी तरफ देखो कि यार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि मैं अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाया। ये कंप्लेन बहुत हद तक आती है जब लोग एसएसबी से वापस आते हैं तो कहते हैं कि सर मेरे को ग्रुप खराब मिला था, मेरी ग्रुप में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वो आपका ग्रुप है, आप अपनी बात सुना नहीं पाए, आप अपनी बात समझा नहीं पाए उनको, ये कमी आपकी थी। परसुएशन का मतलब है कि अपनी बात को सही ढंग से समझाना, और उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, रीजंस का होना। पहली बात तो देखो, जब भी बात करो इट शुड बी लॉजिकल इनफ। आपकी बात थोड़ा लॉजिकल हो और ऑन टू द टॉपिक हो। अगर आप टॉपिक से बहुत ज्यादा बाहर भागेंगे, इट इज लाइक डोनट रूल, कि जब डोनट को आप देखते हैं, डोनट एक खाने की चीज होती है, तो उसके बीच में जो होल होता है उसको नहीं देखा जाता है, जो उसके इर्द गिर्द होता है। या सामान्य तौर पर जो लोग डोनट नहीं समझ पा रहे हैं तो वो वड़ा, जो साउथ इंडियन डिश होती है, जब उसको आप देखते हैं तो वड़ा एक टायर की तरह चीज है जो बीच में भी होल है, लेकिन खाने वाला जो हिस्सा है वो रिंग है। उस रिंग को देखिए आप, ना कि उसके बीच की जो गैप है उसको देखते रहते हैं और आप मुद्दे से बाहर बात करते रहते हैं। टॉपिक से जितना बाहर बात करोगे उतना ही आपको अपने मुद्दे को समझाने में दिक्कत आएगी। दूसरा, लॉजिकल होकर के बात करो। और तीसरा, सबसे बड़ी जो चीज इसमें आपकी मदद करेगी, दैट इज योर रीजनिंग एबिलिटी। जितना आपके पास कारण स्पष्ट होंगे, जब हम 15 OLQs की बात करते हैं तो उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि रीजनिंग एबिलिटी इज मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। ये सभी क्वालिटीज की जननी होती है। अगर आपके पास
रीजंस क्लियर नहीं है लाइफ में, कारण स्पष्ट नहीं है आपके जीवन में, आपने जो करियर चुना वो क्यों चुना, तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएंगे, कभी जो आपको असेस कर रहे होंगे उनको नहीं समझा पाएंगे कि मैं क्यों आना चाहता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे ही जो भी काम आप करते हैं उनके कारण आपके पास स्पष्ट होने चाहिए, आपकी बातचीत तभी ज्यादा प्रभावी नजर आती है। सातवीं ऐसी चीज आती है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब संगठित होकर के काम करना। आप अपने डिफरेंट ओपिनियन में ही फंसे रह जाते हैं, आई हैड अ डिफरेंट ओपिनियन और आई वांट टू डू दिस वर्क डिफरेंटली। देखो, हमेशा एक ध्यान रखिए कि जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो ग्रुप सर्वोपरि होता है, कोई भी व्यक्ति ग्रुप के ऊपर नहीं होता है। आपकी नॉलेज है, आपको ये बेहतर है, ये एडवांटेज है, मगर जब आपकी नॉलेज का आपके ग्रुप को कोई फायदा मिलता है, अगर ये यूजफुल है आपके ग्रुप के लिए, तब तो आपकी नॉलेज बेहतर है। अगर आपकी नॉलेज का आपके ग्रुप को फायदा नहीं मिलता है या आपकी नॉलेज ही आपके ग्रुप के कामों में आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, आप संगठित नहीं नजर आते हैं, अलग अलग भागने की कोशिश करते हैं, डिफरेंसेस ज्यादा दिखते हैं, तो बिल्कुल जिसमें कॉपरेशन, दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना, दूसरों के साथ उनके ओपिनियन को स्वीकार करना, अपने ओपिनियन शेयर करना और एक निश्चित मुद्दे के ऊपर या निष्कर्ष के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो कोलैबोरेशन बहुत मदद करता है। ट्राई टू कोऑपरेट, ग्रुप कोऑपरेशन लेवल जो आपका होता है वो बेहतर होना चाहिए। आप जो है समाज को संगठित कैसे रखते हैं ये भी आपके अंदर देखा जाता है कि भाई आप ग्रुप को किस तरीके से देखते हैं। सो दैट इज कोलैबोरेशन। आठवीं ऐसी चीज आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन दूसरों के लिए नहीं, पहले खुद भी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, पहले तो खुद मोटिवेटेड रहना सीखिए। अगर आप ही मोटिवेटेड नहीं है, आप डिमोरलाइज्ड हैं, तो फिर आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे। सो रिमेन मोटिवेट एंड कीप मोटिवेटिंग अदर्स। एक कहते हैं ना कि एक होता है व्यक्ति जो एनर्जी फ्लो करता है, मतलब एक व्यक्ति की प्रेजेंस से 10 लोगों के अंदर वो हौसला आ जाता है कि ये व्यक्ति है तो काम हो सकता है। लेकिन एक होता है जो डीमोटिवेटेड कैंडिडेट होता है, मतलब वो अगर खड़ा है 10 लोगों के बीच में तो 10 लोगों के हौसले गिर जाते हैं कि यार ये व्यक्ति हमारे बीच में है, शायद काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके होने से कहीं काम बिगड़ ना जाए। ये अगर विश्वास आपने कमाया है तो फिर आप दूसरों को मोटिवेटेड नहीं रख सकते हैं। तो आप पहले तो सेल्फ मोटिवेटेड रहें और एक मोटिवेशन फ्लो करने की आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि आपकी प्रेजेंस, आपके बातचीत, आपकी शारीरिक भाषा आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को मोटिवेटेड रखे और वो काम के प्रति उत्साहित हो पाए। लास्ट और 9वीं चीज है जो आपकी बहुत मदद करेगी अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्ड करने में, वो है आपकी एजिलिटी, आपकी चुस्ती, आपकी फुर्ती, आपकी एनर्जी लेवल। अगर आप फुर्ती के साथ काम करते हो, आपके अंदर वो अटेंटिवनेस है, आप थोड़ा एक्टिव नजर आते हो, तो आपके साथ काम करने वाले लोग, आपसे बातचीत करने वाले लोग, आपके मित्र, आपका परिवार, जो भी आपके इर्द गिर्द है, वो भी थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं और उनके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप खुद ही सोचते हैं तो फिर दूसरों की फुर्ती से आपके ऊपर फर्क पड़ सकता है, मगर आप की फुर्ती दूसरों पे प्रभाव डाले, इसका एक अलग ही मजा है। तो हमेशा चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले इंसान रहिए जब आप लोगों के बीच में रहें। सो दीज आर 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बिल्ड बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स। और जब तक आप इनको अपने डेली रूटीन या डे टू डे लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में शामिल नहीं करेंगे, आप ये सोचते हैं कि जी कोचिंग करने जाएंगे और कोचिंग में जाकर के कोई टेक्निक सीख लेंगे। टेक्निक आपकी तभी मदद करेगी जब आपका पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ लाइफ ठीक है, तो आपको टेक्निक समझ में आ गई तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपने अपने खुद के व्यक्तिगत लेवल पर, अपने खुद व्यक्तिगत जीवन में इन सब चीजों पर काम नहीं किया है,
आप अपने डे टू डे लाइफ में लोगों से घुलते मिलते नहीं है, वहां पर आपका रवैया अच्छा नहीं होता है, आप नकारात्मक बातें करते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, आपका एनर्जी लेवल नीचे दिखाई देता है, आप दूसरों की बातें सुनते नहीं हैं, दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, ये सब चीजें अगर बाहर आपके जीवन में घट रही हैं या आपकी डे टू डे लाइफ में अगर ये सब चीजें हैं, तो फिर आई कैन अश्योर यू कि कोई टेक्निक काम नहीं आने वाली है। इसके लिए पहले अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। इफ यू हैव बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स, आई एम श्योर इनफ आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये एक बड़ा मुद्दा नजर आया है जिसके ऊपर मुझे लगा कि बात करना बहुत जरूरी है, और उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फिर अपनी बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स पर अपने व्यक्तिगत तौर पे भी काम करना शुरू करेंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।